ये घटना के बारे में पूछना चाह रही थी। कौन सी घटना में? परसों की खगोलीय घटना के बारे में। समझा नहीं मैं। 3 तारीख को लूनर एक्लिप्स है ना। हाँ, अच्छा। ठीक कह रहे हैं आप। ये इसको ना कभी भी नोटिस करिए, जितने भी ग्रहण लगे होते हैं इनके पीछे भावना ये होती है कि अपनी नंगी आंखों से ना देखें इनको। पहला मुद्दा तो ये है, क्योंकि इनमें जो रेज निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होती कंपैरेटिवली। अब इसको कैसे समझते हैं आप देखिए। बाकी और कोई वहम वाली कोई बात नहीं है। जो ये आप देख रहे हैं युद्ध हो रखा है, ये पूर्णमासी के 2 दिन पहले, पूर्णमासी वाला दिन 1 दिन पहले, ऐसे करके 3 और 3 6 दिन होते हैं। ये सब जगह डिस्टर्बेंस वाले होते हैं और किस तरह की कार्रवाई चलती है इस पर चर्चा करेंगे। पहले अपने आज 10 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं, टाइम हो गया है, फिर हम बैठ के बात करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा ना। आप आती जाती श्वास पे ना बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई प्रतिक्रिया दे, बिना इंटरफेयर किए, सिर्फ चौकीदार बन के देखना है उसको। आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, थोड़े लंबे, छोटे बड़े जो भी आ रहे हैं, आपने उसको कुछ चेंज नहीं करना, आप सिर्फ देखना है उसको, जस्ट उसी आते जाते श्वास को देखते रहिए 10 मिनट के लिए। मामिर भाई साहब भी आगे, इनका भी स्वागत है और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नाउ स्टार्ट प्लीज।
यस प्लीज, सभी जने दोनों हाथों से मसल के अपने आँखों पर लगाए और अपनी आंखें खोल लेवे प्लीज। सोनिया जी, मोनिता जी, रजनी जी, मीनाक्षी जी, पुरुषोत्तम भाई साहब, महावीर भाई साहब, प्रतिभा जी, सबसे प्रार्थना है अपने अपने वजूद में आ जाइए दोनों हाथों से। 10 मिनट हो चुके हैं। तो आज हमारे पास 2 2 4 6 8 मेंबर हैं हम। तो सबका स्वागत है, सबको नमस्ते। और आज कुछ नई चर्चा हो पाएगी। तो लेख को पढ़ना है। मोनिता बहन जी, जी सर। आप पढ़ लेंगे कंफर्टेबल? जी सर। पढ़ लीजिए फिर आप। 2 लेख है, एक तो आज सुबह लिखा है, एक पहले वाला जो चल रहा है। तो बाकी सब लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले पुराना पढ़िए, फिर नया जी। पढ़िए। मन और परिपक्वता। हाँ जी। आज मन पर जो हमारा विषय है वो है मन और परिपक्वता। बहुत ही सारगर्भित विषय। मन और परिपक्वता स्वयं का स्वयं के प्रति जागरूकता में रहकर अपना रोल निर्लिप्तता से निभाना परिपक्वता का परिचायक है। स्वयं का स्वयं के प्रति जागरूकता में रहकर अपना रोल निर्लिप्तता से निभाना, डिटैच होकर के निभाना परिपक्वता का परिचायक है। उदाहरणार्थ, इंद्रियों के माध्यम से एकत्रित सूचनाएं, फोटो क्लिप, पहचान, स्पर्श युक्त अनुभव इत्यादि को संचित करने से अभ्यस्त मन पुनः पुनः पुनरावृत्ति करने से अपने मूल स्रोत की विस्मृति को उपलब्ध हो जाने के कारण असंख्य विचारों का जन्मदाता का अतिरिक्त कार्य करने लगता है और स्पंदित विचार ही पुनः मन के नैसर्गिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगता है। जैसे कि मकड़ी द्वारा स्वयं की आंतरिक शक्ति से बाहरी जाल बुनकर स्वयं को भी उसी जाल में उलझा लेना, तदुपरांत वापिस प्रारंभिक अवस्था में न आ पाने के कारण अपना जीवन समाप्त करना, क्योंकि वापसी के ज्ञान का अभाव। ठीक उसी रीति सांसारिकता में जीवन जीते जीते शरीर अनवरत अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होकर अपना धर्म निर्बाध गति से निरंतरता में बिना पूछे रूपांतरित होते रहना नियति है। जबकि मन पहले से ही अधूरा होकर अधूरा ही रहने के कारण असीमित नैसर्गिक आनंद से अज्ञानतावश वंचित ही रह पाता है। कारण मन को रोशन करने वाले दिव्य ज्ञान का अभाव। परिपक्व मन हमेशा ही एम्पैथिकल स्वभाव में रहकर अपना वर्तमान निर्धारित कार्य संपूर्णता में निभाकर पुनः निर्लिप्तता का परिचायक। परिपक्व मन हमेशा ही एम्पैथिकल स्वभाव यानी करुणा भाव में रहकर अपना वर्तमान निर्धारित कार्य संपूर्णता में निभाकर पुनः निर्लिप्तता का परिचायक। इसी क्रम में परिपक्वता भी रूपांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर है, जो आत्मा विशेष की पवित्रता के प्रति सजगता पर निर्भर है। याद रखने की बात है कि परिपक्वता का पैमाना सांसारिक जीवन जीते शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक उम्र से आंकलित न होकर के आध्यात्मिकता में मूल्यनिष्ठ जीवन जीने का परिणामतः मन, वचन, कर्म से सिद्धांत एक रूप होने को सुशोभित है। अतः अपने जीवन काल के व्यवहारिक पन्नों को आत्मिक औरा से निर्देशित मन द्वारा उसकी नैसर्गिक खुराक ज्ञान ध्यान मार्ग से रोशन कर
कोरा कर अपने ऊपर उपकार कर आनंदित जीवन जीने के संकल्प को निभाएं। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। आज का जो लेख है परम रहस्य। ब्रह्मांडीय कायम व्यवस्था के अंतर्गत सुंदर पृथ्वी पर मौजूद सांसारिक भीड़ में कुछ चुनिंदा दिव्य आत्माएं ही शारीरिक व्यवस्था में होते हुए भी बचपन से अनायास ही अकेलेपन के शिकार होते देखे जा सकते हैं, जिन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से तिरस्कार का पात्र मानकर वैल्यू नहीं दी जाती, जबकि वो ही आत्माएं ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा चयनित होती हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जिसे कालांतर में ब्रह्मांडीय कायम व्यवस्था समय विशेष पर प्रकाशित करती है, जो शेष व्यक्तियों के लिए परमात्मा की इच्छानुसार नोबल कार्य को प्रकाशित करवाती है, यानी समाज द्वारा ठुकराया जाना या अलग अलग करना और संबंधों द्वारा तिरस्कृत होना शामिल होता है, या उसको समझने की बजाय सजात्या भाव रखते हैं। वास्तव में परमात्मा उस घटना विशेष द्वारा स्वयं अपने कार्य के लिए चुनता है। मतलब, we are being selected by universe for the sake of noble cause to guide to the other creations through these selected souls। इसी तर्ज पर द्वारा हम चयनित होते हैं कुछ नोबल कार्य करने के लिए, अनूठे कार्य करने के लिए, और जो संसार की जो अन्य रचनाएं हैं उनको गाइड करने के लिए इन आत्माओं के द्वारा। इसी तर्ज पर भीड़ सदैव सांसारिकता में मन को आकर्षित करती है, जबकि दिव्य अकेलापन उसी मन को आंतरिकता में आकर्षित करता है, जहाँ यूनिवर्स का वंशज मौजूद है, जो निरंतरता में अनवरत श्वासों द्वारा कार्यशील होकर जीवंतता का पर्याय है। ये बात अलग है कि सीमित समय के लिए उपहारित प्यारे शरीर रूपी वाहन में विराजित होकर जीवन रूपी यात्रा करवाता है और पल पल जीवन नियंत्रक की तरह अपना पार्ट बजाता है। समझने वाले समझकर धीरे धीरे सांसारिक शोर से उपराम कर चुप होकर प्रारंभिक मौन से अंत में परम मौन की विश्राम अवस्था की ओर अग्रसर होते रहते हैं, यानी आंतरिक जागरण को सिद्ध होते जाते हैं। अपने अपने ध्यान साधना की प्रतिशतता को लगातार इम्प्रूव करते करते, जिसे अकेलापन से दिव्य अकेलापन और अंत में दिव्य मौन में स्वतः ही यूनिवर्स की इच्छानुसार नोबल कार्य प्रति समर्पित होते जाते हैं। सांसारिकता निभाते हुए सच्ची ताकत परिस्थितियों को नियंत्रित करने में खर्च न कर अपनी प्रतिक्रिया को संभालने से सिद्ध होती है। कारण परिस्थितियां कभी आलोचना, तो कभी गुस्सा, तो कभी आवश्यक दबाव का वातावरण के रूप में अपना शोर बरकरार रखती है, जिसे केवल शांत रहकर बिना प्रतिक्रिया दिए रुक कर देखने भर से स्वतः ही सकारात्मकता में रूपांतरित होने लगती। उस अवस्था के प्रति स्व स्थिति में होना उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाने का सबब बनता है। स्व स्थिति स्वयं की स्थिति पर निर्भर है, जबकि परिस्थिति विजातीय होने के कारण अस्थायी होती है, जिसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, कालांतर में स्वतः ही लुप्तप्राय हो जाती है, जो दिखाई देने वाले संसार द्वारा जनित होती है। आगे सर लिखते हैं, स्थितियां नैसर्गिक और परिस्थितियां सांसारिक होती हैं। इसी क्रम में अपनी प्रतिक्रिया पर विजय पालो, जीवन अपने आप संवर जाएगा, यानी विजातीय मन को संभालकर संपूर्ण जीवन को उत्सव बनने का पर्याय है। इसी क्रम में शाब्दिक शोर तो संसार की भाषा है, जो आंतरिक शक्ति की व्यर्थता का परिणाम है, जबकि यूनिवर्स परमात्मा की भाषा तो सिर्फ और सिर्फ मौन ही है। जो घटता है किसी को घटाया नहीं जा सकता, जिसके पीछे का विज्ञान तो सिर्फ परमात्मा ही के संरक्षण में संपूर्ण समर्पण की सिद्धि का पर्याय होता है। स्वयं को परमात्मा में महसूस करते हुए स्वयं को सिर्फ निमित्त मानकर सांसारिकता निभाना
सदैव खुश और स्वस्थ होने का परिणामतः है, जो परमात्मा के ईश्वरीय संकेतों से पहचाना जा सकता है। जैसे अचानक महसूस होने लगे कि मैं अकेला रह गया, कोई मेरे साथ नहीं, सभी संबंधी मेरा शोषण करते हैं, अनजान व्यक्ति भी धोखा देकर खुश होता है और स्वयं में विरोध करने की भी इच्छा नहीं होती, इत्यादि। तब निराशा की लिमिट्स के परे एकांत में जाकर कुछ पल ध्यान तप करने से कालांतर में आंतरिक परम संगीत स्वतः ही सुनाई देने लगता है, जिसका मतलब यूनिवर्स परमात्मा ने अपने नोबल कार्य के लिए चयनित कर लिया है और रूपांतरण की प्रक्रिया का एहसास होने लगता है। साथ ही साथ सांसारिकता में स्वतः ही अलग थलग होने का दौर भी निरंतरता में होता रहता है, जो साधारण शरीर से दिव्य आत्मा तक की यात्रा की झलक देता है। अतः अपने आप को कुछ पल ध्यान तप को समर्पित करना रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। दूसरे शब्दों में अपने पास बैठना और स्वयं को सुनना ही मौन का साक्षी घटित होने का रूहानी सफर स्वतः ही होता रहता है। करना नहीं होता, बल्कि करने से भी नहीं होता, स्वयं को तो उपलब्ध होना होता है। स्वयं के जागरण की तैयारी में यूनिवर्स परमात्मा की आंतरिक आवाज अथवा दिव्य संगीत अथवा परम संगीत की सौगात योग्य होने तक के नैसर्गिक गुण के प्रति जागृत होना है, जो यूनिवर्स से तरंगित होता हुआ महसूस करना परिणामतः सिद्ध है। सारांशतः सभी साधकों का उपहारिक जीवन सांसारिक भव्यता में होते हुए भी यूनिवर्स परमात्मा के एहसास को उपलब्ध होता जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं से। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको पढ़ के सुनाया किशोरालय की केवला की। तो पहला जो था लेख परिपक्वता तो था, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी उसको नहीं कहते कि उम्र ज़्यादा हो गई या बहुत सी डिग्रियां इकट्ठी कर ली या कई तरह के उसके पास संसारिकता का बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ, एक्वायर्ड किया हुआ जो सामग्री है वो है, उसको परिपक्वता नहीं कहते। जो वास्तव में नैसर्गिक परिपक्वता है वो जैसे कोई फल है, कच्चा है तो पक जाता है तो फिर स्वतः ही वो गिर जाता है। ऐसा ही परिपक्व व्यक्ति जो होगा वो, उसकी जो पहचान है वो सिर्फ ये होती है, हर परिस्थिति में अपने आप को वो एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, परिस्थितियों से लड़ेगा नहीं, उसको सामना करेगा और अपनी आंतरिक शक्ति से उसका समाधान निकालते अपने आप को बिना पीड़ित किए परिस्थिति के ऊपर व्यवस्थित रूप से बराबर का रोल अदा कर लेगा। तो उसका परिणाम निकलता है कि ना दुख लिया ना दुख दिया, ना दुख लिया ना दुख दिया। और जो कुछ भी घटना घटी उसका किसी रूप के अंदर भी फोटो कॉपी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो संस्कार भी नहीं बनते, एंट्री भी नहीं होती और आदमी हमेशा स्वस्थ बना रहता है। कोई किसी प्रकार का नयापन नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल है, कोई हलचल दिमाग में नहीं आती। ये है आध्यात्मिक परिपक्वता जिसे हम कहते हैं। बाकी जो कहने की बातें हैं वो तो यही होती है, उम्र के हिसाब से कितना ज्ञान है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं या झुर्रियाँ पड़ गई हैं या कुछ और हो गया, ये मैटर जो है ठीक है, एक स्थूल रूप से बोला जा सकता है। पर आध्यात्मिक परिपक्वता का मतलब यही है, परमात्मा को महसूस करना, ये उसी का रूप है। और मौन का घटित होना, यानी जिसमें कर्ता भाव धीरे धीरे खत्म होता चला जाए और ध्यान वहाँ चला जाए जो कोई करवा रहा है। ये भी परिपक्वता की प्रकाष्ठा की बात कर रहा हूँ। जब हम ये कहने लग जाते हैं कोई करवा रहा है, हम तो जस्ट निमित्त हैं, और निमित्त भी सिलेक्ट किए गए हैं, हमारा कुछ का पर्सनल नहीं है, और ये वास्तव में आंतरिकता से जुड़ा हुआ सच्चा अनुभव बताया जाए तो आदमी मैच्योरिटी में माना जा सकता है। दूसरा जो लेख था इसमें कि बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं, मेरे पास आते हैं, परेशान रहते हैं,
अब कारण पता लगता है खुद ही कर रखा है उन्होंने, तो बाहर से तो जो परिस्थितियां हैं ठीक है, उसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे अंत हो गया, और अपने धारणाओं की वजह से उससे उबर नहीं पाते। परिणाम क्या होता है, अस्वस्थ रहने लगते हैं, नींद ढंग से नहीं आती, डाइजेशन बिगड़ जाता है, शब्दों का जो इस्तेमाल है वो गलत होना शुरू हो जाता है, परिणाम और खतरनाक हो जाते हैं। आजकल हम देख भी रहे हैं शब्दों में कितनी ताकत है, कैसे प्लस और माइनस करके बोला जा सकता है। ये सारे के सारे अनुभव की बातें जब आती हैं, जब आदमी कुछ समय अपने लिए एकांत में निकालने का अभ्यस्त हो जाए, जब संसार के साथ ही बैठना है, उसके बीच में जगह छोड़नी नहीं है अपने लिए, कभी समय नहीं निकाला, जब भी खाली हुए तो कुछ टीवी के साथ बैठ के, कुछ मोबाइल के साथ बैठ के, अखबार पढ़ ली, लोगों के बीच में बैठ गए, सो गए, फिर सुबह वही रूटीन। कुछ समय निकालने का पर्पज पीछे यही है, जितनी देर तक अकेलेपन में बैठ के एकांत में थोड़ी देर बैठेंगे तो आने जाने वाले विचारों का बम्बार्डमेंट तेजी से होगा, उसको देखना है, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक शांति का अनुभव करते चले जाएंगे, और लंबे अभ्यास में जा करके इच्छा ही नहीं करेगी फिर कुछ ऐसा कहने की, बोलने की। और जब आप बात करेंगे तो पूरी डिटेल से करेंगे, क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड पता लग गया, तो परिपक्वता का भी इसमें रोल रहता है। शरीर की एनर्जी तो आप खाने के, मन के, तो भोजन से आप डेवलप कर सकते हैं शारीरिक शक्ति को, तो मन की शक्ति आत्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है। वो शक्ति बिना ध्यान के, बिना तप के, साधना के संभव नहीं है कि वो डेवलप हो जाए। तो रास्ता तो हमें चाहिए। आत्मिक शक्ति की जो बैटरी है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती रहती है, उसको वापस रिचार्ज करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब वो फुल हो जाती है तब आप छांट छांट के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वही परिस्थितियां आपके लिए बहुत आसानी से निर्वाह करने के लिए भी हो जाती हैं, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि खुद की बैटरी डाउन है। आप दूसरों से उम्मीद लगा के बैठे हैं तो काम होता है नहीं होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में आप उलझन में रहते हैं, और कौन क्या कहेगा क्या नहीं देखेगा, तो इसमें चलता रहता है। हमेशा हर जगह रह करके भी आप अंदर से देखें वास्तव में तो अकेले हैं, भीड़ में भी बैठे हैं। जब आप परम संगीत सुन रहे हैं तो कहीं बैठ के भी आप सुन सकते, तो अकेले ही तो है। बाहर से जो भी हो रहा है वो आपका ध्यान जितना देना है दे दीजिए, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। बाहर के जो वातावरण है उसमें आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी होता है, जबकि आंतरिक माहौल में आपका फिजिकल होना, साइड में रहना, उधर जाना कोई जरूरी नहीं है, कहीं बैठ के कर सकते हैं। कोई परमानेंट टाइम फिक्स नहीं है, या कोई ऐसी प्लेस जिसे कहेंगे यहीं कुछ होता है, वो भी नहीं है। जहाँ भी बैठे कंफर्टेबल बैठ करके अपने आप को सिर्फ अपने, ज़्यादा नहीं तो जो विचार आ रहे हैं उनको देखने भर से उद्धत करने से भी आपको खुद को ठहरना होगा, तभी हम विचार देख पाएंगे। ठहरने का मतलब हुआ खुद को, मन को वहाँ फोकस करना होगा, तो धीरे धीरे करके वो विचारों की जो स्पीड है कम हो जाएगी। और उससे पहले थोड़ा अभ्यास के तौर पे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं बिना कोई प्रयास किए, सिर्फ आप उनको चौकीदार बन करके देख लीजिए। चौकीदार बैठा है गेट पे, कोई विचार आ रहा है, कोई श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, विचार आ रहा है, वो मन देख लेता है। तो दोनों के कोरिलेशन से देखेंगे, धीरे धीरे आपकी चेतना शक्ति है, अवेयरनेस है, वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी और परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे साथ 11 मेंबर हैं टोटल, तो देखते हैं कौन आज इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करता है। तो मोनिता जी, पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। हमने लेख भी पढ़ा है और कुछ महसूस किया, क्या कहना चाहेंगे? अम, सर, जो आपने परिपक्वता वाली बात कही वो तो 100% सही है कि उम्र के बढ़ने से ही वो चीजें समझ में आए, ऐसा नहीं होता है। और
परिपक्वता, अपने आप को जानना, समझना। और जब परिस्थिति जो होती है, जैसे परिस्थिति वाली बात हुई, परिस्थिति का मतलब दूसरों के द्वारा क्रिएट किया गया कोई सिचुएशन, और जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी वास्तविक स्थिति बदलने लगती है, बिगड़ने लगती है, हम उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। जबकि अ, इससे अलूफ रहना चाहिए अपने आप को, मतलब थोड़ा न्यारा रखे, डिटैच रखना चाहिए। लेकिन हम ना परिस्थिति को ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने देते हैं। दूसरों के द्वारा क्रिएट किए गए सिचुएशन में हम जबरदस्ती घुस जाते हैं, अपने मन और अपनी स्थिति को हम बिगाड़ लेते हैं। जबकि सही है। अगर हमारी स्व स्थिति बहुत मजबूत अगर है ना, अगर हम स्व स्थिति यानी हमारा मन बहुत शक्तिशाली अगर है, तो फिर दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशन में हम स्टेबल रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। तो ये एक चीज समझने वाली बात है। फिर भी कई बार हम दूसरों के द्वारा कहे हुए शब्द या किसी बात को लेकर जबरन ही हम अपने डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, और उसका क्या मतलब था, ये सब करके। जबकि ठीक है, उसने कह दिया, ये उसके विचार थे, उसकी समझ थी, उसकी सोच थी। हम जैसे हैं, हम थोड़ी बदल जाएंगे उसके कहने से। लेकिन फिर भी हम कभी कभी क्या है, जब हम बहुत अधिक, क्योंकि हम हमारा सोल, हमारी सोल को हमने शक्तिशाली नहीं बनाया है, हमने अपने आप को बहुत स्ट्रांग नहीं किया है, तो हम वहां पर हिलने लगते हैं। यहाँ समझने वाली बात है। और जैसे कई बार मैं आपकी बहुत बार ये चीजें याद करती हूँ कि कोई भी स्थिति परिस्थिति 2.25 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप कहते 2.25 पहर, 2.25 घंटे या 2.25 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। ये मैं बहुत याद करती हूँ इस बात को आपकी, क्योंकि वाकई वो जिस समय जब वो घटना होती है हम हिलते हैं, लेकिन वाकई कुछ समय के बाद हम स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि शायद स्टेबल नहीं होते अगर हम इस मार्ग पर नहीं होते, हम अपने आप को बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स दे करके ना उस अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, और फिर हम उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यही जो आपने कहा, जैसे वी आर बीइंग सेलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल पावर, लेकिन दोज पीपल हु आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल पावर एंड दे आर टोटली सांसारिक, and those who don't know कि how to go, how to realize self one, how to know the self power, जो इस चीज को नहीं जानते हैं, वो उसी में बहते चले जाते हैं कि नेगेटिव 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 सही नेगेटिव। कह रहे हैं, सही कह रहे हमको हैं। हमको इतनी समझ आ गई है कि जो स्थितियां बदलती भी हैं, कभी नेगेटिव होती भी है, परेशानी वाली परिस्थितियां आती भी हैं, तो ना फिर हम उसको सोच समझ करके, विचार करके, फिर हम उससे बाहर निकल आते हैं। मतलब जैसे कि हम तैर करके बाहर आ जाते हैं। और वो किससे तैरते हैं? हम अपने विचारों में तैरते हैं। हम पॉजिटिव, मतलब पानी का जो बहाव है उसको हम पॉजिटिव वे में ले आते हैं। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो इसका, इसकी वजह ये हो सकती है, और ये हुआ है तो जरूर इसमें कल्याण है। आज बुरा लग रहा है, कल जरूर इसका रिजल्ट अच्छा होगा। और वो हमको इतना स्ट्रेंथ देता है ना, कि इतनी पॉजिटिविटी देता है, इतनी ताकत देता है, कि फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो हमारी घबराहट, बेचैनी, परेशानी खत्म हो जाती है। ये जो सेल्फ, अपने आप को समझने वाली बात है, अपनी स्ट्रेंथ को समझने वाली बात है, ये ध्यान के माध्यम से आती है, एकाग्रता से आती है, मौन से आती है, और श्वासों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से आती है। मतलब बहुत ज्यादा शरीर में ना रह करके, शरीर से थोड़ा सा हम जब हटते हैं ना सर, तब आती है, जब आत्मा की ओर केंद्रित होते हैं तब ये शक्ति आती है। ये तो अब हम महसूस करते हैं इस चीज को। हम जब डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तब तो हम टोटली एक अलग संसार में चले जाते हैं। तो वो चीजें अब हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं सर, इस चीज को बहुत अच्छे बहुत से महसूस करते हैं। क्योंकि बहुत क्योंकि संसार में रह रहे हैं ना सर, तो अन्य आत्माओं के संपर्क में तो रहना ही पड़ेगा, सांसारिक तो होना ही पड़ता है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। पर इस संसार में रहते भी अपने आप को कैसे बचाना है, ये अब हमारी समझ में आया है। तो सर ये एक इसमें चीज दो मन बातें में आ हैं। रहा था, हाँ, एक चीज पूछना चाहूँ कि जब भी, एक जैसे आपने बताया कि जो प्राण शक्ति है वो कुछ नहीं, हमारी श्वास है। आप महसूस करिए कि आप जब जब श्वास ले रहे, ईश्वर आपके साथ है, जैसे आपने बताया था एक बार, ये चीजें हम महसूस भी कर रहे हैं उसको। लेकिन जब भी एक नॉर्मल वे में देखें, तो जब ईश्वर कहते हैं तो ना हर एक इंसान ऊपर की ओर देखता है।
मतलब एक स्वभाव सा है कि ईश्वर है, मतलब वो ऊपर कहीं ऊंचे स्थान पर जैसे कहीं है। तो वो वो चीज सिर्फ एक मतलब एक मनुष्य द्वारा बनाई हुई एक बात है, एक फैक्ट है, या कोई और बात है? ये इसमें क्या है कि सभी की मान्यता है कि इस परमात्मा कहीं ऊपर है, कहीं विराजित है और एक शक्ति है, क्योंकि जैसे उसकी खुद की समझ है, जिसने उसको रूप दिया हुआ है खुद का ही, वैसा ही तो वो माना जाएगा। परंतु आप थोड़े वो ऊंचे जब उठते हैं या गहरे उतरते ध्यान में, तो हर वस्तु में उसका प्रकाश दिखाई देता है। उसका मीनिंग ये निकला कि आप हाइट पे आ गए और ऊपर से नीचे देख रहे हैं सबको, तो देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबके अंदर 2 इंच से 4 इंच का ओरा सबका होता है। अगर हम कोई वस्तु कोई देखेंगे, उसका भी ओरा कुछ प्रतिशत दिखेगा। देखने के लिए वैसी आंख भी चाहिए, या फिर माइक्रोस्कोप से देखना होगा। सारा जगत बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। बैक्टीरिया को ताकत कहाँ से मिल रही है? यूनिवर्स से मिल रही है, पूरे ब्रह्मांड से मिल रही है। ये प्रकृति में जो पनप रहा है सिस्टम उत्पत्ति का, ये सारा का सारा जन्म मरण के सर्कल से चल रहा है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जब ज़्यादा शक्ति हम अपने ध्यान में लगाएंगे, ध्यान की जो इंटेंसिटी है पृथ्वी की स्पीड से ज़्यादा होगी, तब हमारी फोकस ध्यान बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और वो क्षण जो है आ जाता है। ये परम संगीत जो सुनाई दे रहा है ना, ये उस क्षण के बाद की स्थिति है, और एक बार सुनाई देने लग गया ये वापस नहीं जाता। इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये, कि उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते परमात्मा खुद उसको खींच लेता है, अटक कर, फिर उससे अपने काम कराएगा। उसका मन लगेगा भी नहीं संसार में, सारे कार्य संसारिक करेगा, परंतु वो एक निमित्त मात्र होकर करेगा। कोई प्लस बने सबके ऊपर नहीं लाने देगा, निर्लिप्त हो जाएगा, बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएगा। ये पहचान हो जाएगी, और कोशिश उसकी यही रहेगी कि हर चीज़ को स्वीकार कर ले। हाँ, आने दो। आपने एक लाइन बोली, तैर कर बाहर आ जाते। तैर कर नहीं आए, तैर कर तो डूब जाते। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, देखा जाएगा जो होगा। होश में आ गए ऐसा बोला जाएगा, तो बह कर बाहर आ गए। हवा बह रही है तो पानी बह रहा है, उस पर चल पड़े आप, जहाँ तेरी मर्जी ले जा। तो फिर उसका काम शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में आपका खुद का जो, अब चेहरे को देख सकते हैं आप, चेहरे पे कितने जो है ना शांति है, चेहरे पे कितना मौन है, आंखों में मौन कितना है, कितना उसके अंदर करुणा बह रही है। ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और आंखें देख लीजिए लोगों की किस तरह से लाल होती हैं, किसी की कैसी होती हैं, पानी है नहीं। और चेहरे के अंदर भी देखेंगे, कलर कोई भी हो, चेहरे का एक एक ना टेक्सचर बदल जाता है, जीवंतता आने, रोम रोम से धन्यवाद जब निकलता है, तो जिंदा ही होना का पहचान है, वो तो जिंदा है। तो घर में जितने लोग हैं हमारे या बाहर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे देवी देवता ही हैं। पहला तो मुद्दा ये खत्म हो गया कि भी वो अंतर कहाँ से आ गया। सब देवी देवता है, जिंदा है, लाइव है। तो लाइव लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जितना हो सके हमारा वैल्यू बेस्ड व्यवहार होना चाहिए, जिससे हमारी जीवंतता का खुद को पता लग सके। सामने वाला क्या करता है उसे छोड़िए, उसके परिणाम बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए। जब फोकस अपने पे आ जाएगा, तो आप अपने किसी भी कार्मिक अकाउंट के अंदर नयापन कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। पिछला हुआ, बात खत्म। अदरवाइज बार बार आपको कभी गिलानी होगी, कभी सॉरी फील करेंगे, कभी कुछ करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो विचारों की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे श्वास पे आपका ध्यान जाएगा, वैसे वैसे जितने शब्द निकलेंगे वो सारे के सारे नाभि से जुड़ करके श्वासों के माध्यम से ही महसूस होंगे। श्वास की स्पीड, श्वास का आना जाना, और जो हमारे बाल हैं ये रिसीवर हैं उन तरंगों का, जो ब्रह्मांड में
मौजूद हैं, और जैसे हम एकाग्र हो जाते हैं तो वहाँ से इनके माध्यम से हमारे नर्व सिस्टम के थ्रू जो जीवंतता नाभि के केंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको, वहाँ से घूम करके ये मणिपुर चक्कर है, अनाथ चक्कर है, और फिर कंठ से विशुद्ध चक्कर से बाहर आ जाएंगे। और मन वचन कर्म जिसको बोलते हैं वो सारा सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। अपने शब्दों का सम्मान करते हैं तो ब्रह्मांड बाध्य है उसके उस तरह के व्यवहार को एक्सेप्ट करने के लिए। जो वहाँ पे सारा डिसिप्लिन है, हर चीज़ एक लयबद्ध तरीके से चल रही है, और उसमें हमने अपने आप को फिट किया, घटित हुए उसमें। प्रयास इस सोच में नहीं किया था, ये तो कुछ कर रहे थे और हो गया, कृपा की वजह से हो गया। या ऐसे मानो कि उसका सारा रोल इस यूनिवर्स का जो मैंने लिखा है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। करना हमें सिर्फ ये है कि भाव में बहना बैठना, कुछ ऐसे अभ्यास के तौर पे करना, पर गारंटी नहीं है कि इसका कुछ परिणाम आएगा। पर ये बात मुझे अच्छा लगता है कि प्रकृति को दिया गया आपने 1 मिनट भी कई मिनट लौटा के वापस देने के लिए प्रकृति बाध्य है, पर उसके लिए आपको अभ्यास के तौर पे करना पड़ेगा। परिणाम स्वतः ही अच्छे आएंगे। परिणाम पहले रख करके इस कार्य में लगेंगे तो फिर हो सकता है कहीं गलती रह जाए। जो होगा देखा जाए, मर्जी उसकी, जिसने बनाया हमें, भेजा हमें। आप देखिए, कभी नोटिस करिए लोग किस तरह से अपना जीवन को कैसे लगाते हैं। भाग्य जाएंगे जैसे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये बात बेसिक है कि जब भी कोई जीव पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई और हो, धरती पर प्रकृति के अंदर उसके खाने की व्यवस्था पहले होती है, बाद में वो आता है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये आ गया तो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक जो भोजन है वो पहले से उपलब्ध है, ऐसा मान करके फिर हम अपना रोज का कार्य करें बिना डर के, निर्बाध गति से, तो स्वतः ही हमारे लिए व्यवस्था बनती चली जाएगी। प्रयास करते हुए हमें महसूस नहीं होगा कि आज हम खाली जाएंगे, और सोचना भी नहीं है इस बारे में, स्वतः ही कुछ होता चला जाएगा। ये महसूस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये भी कहीं समझ में आता है, जहाँ दाने वहीं खाने, जिस जगह जाना है ना वहीं पे सब कुछ मिलना है। तो आपके लिए पहले से पिछला जो बैकग्राउंड इतिहास है, जहाँ जहाँ यात्राएं आपने की हुई हैं, कुछ प्लस माइनस किया हुआ है, उसको ही आपने मिटिगेट करना है, इसी को आपने कंप्लीट करना है। तो ये स्थिति तो तैयार हुई हुई है, और नया कुछ बनाना नहीं है। नया कुछ बना के बैठ जाए हम, पुराना खत्म हो जाएगा जिस दिन, श्वासों की संख्या खत्म हो जाएगी, तो न दुख दो न दुख दो के साथ में सुख ही सुख में रहो, चले जाओ दुनिया धरती छोड़ के अपनी मर्जी से। ये एक अंतिम चरण की बात होगी। आप कुछ और कहना चाहेंगे? चलो, आज महावीर भाई साहब आए हैं हमारे पास बहुत दिनों बाद, इनका स्वागत करते हैं और भाई साहब से प्रार्थना करते हैं कुछ बताएं। नमस्कार भाई साहब। बीच में क्या है, 2-3 शादियां थी तो मैं दिल्ली से बाहर था, इसलिए मैं शामिल नहीं हूँ उसका। शुभ 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 कार्य में लगे रहे आप, अच्छी बात है। अभी जैसे अभी इन्होंने कहा, भाई संसार में तो सांसारिकता भी निभाना जरूरी है ना। तो और फिर दूसरे आप कह रहे हैं भी सब कुछ ईश्वर का है, तो वो ड्यूटी भी हम यही माने ईश्वर ने दी है, तो उसको भी पूरा किया जाए। बहुत सही है। बाकी तो खैर आपने जो लेख आपने लिखे हैं और मोनिता जी ने पढ़े हैं, काफी अच्छे तरीके से पढ़े, तो उससे काफी कुछ क्लैरिटी हो गई। और फिर कुछ इन्होंने अपनी बातें कही, कुछ सवाल पूछे, तो उसमें आपने जो आगे बातें की उससे भी काफी कुछ चीजें स्पष्ट हुई हैं। मैं तो ये देख रहा था कि जैसे कुछ चीजें शुरू करो तो बाकी उनके परिणाम फिर आते रहते हैं, कुछ साइकिल बन जाती है। जैसे आपने कहा भी ध्यान शुरू करो तो फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जीवन मूल्य बेहतर होंगे, जागरूकता आएगी तो फिर निर्लिप्तता अपने आप ही आएगी। जब जागरूक होगे तो फिर लिप्त नहीं होते। या अगर ध्यान करने के बाद में फिर चीजों को स्वीकार करने का
विरोध नहीं करने की भावना, आएगी नहीं। रिएक्शन रिएक्शन देने में फिर आदमी सजग होना, उस पर नियंत्रण होना। तो मैं देखता हूँ कि ध्यान के परिणाम में, ध्यान के मार्ग पे चलेंगे तो ये चीजें स्वतः आएंगी। जब ये आएंगी तो फिर ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा, तो उससे और बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये तो मतलब ऐसा है कि आपने एक चाबी पकड़ा दी, उसके बाद फिर तो ताले खुलते चले जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ कि इसमें हमें बहुत चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक पकड़ेंगे तो एक के साथ में बाकी चीजें सही है। आना, हाँ, स्वतः ही आने लग जाएंगी। उसमें किसी को थोड़ा जल्दी कोई चीज प्राप्त होगी, किसी को देर से, कोई पहले कोई बाद में, लेकिन आएंगी सब चीजें। एक हाँ। सद्गुण के साथ 50 सद्गुण, और एक बुराई के साथ फिर 50 बुराई अपने आप ही आ जाती। तो ऐसा ही मुझे आज की ये बातें सुनने के बाद महसूस हो रहा है। अच्छा कहते हैं। हाँ, ये हमारा प्रयास सिर्फ कुछ समय के लिए अपने पास बैठने का, अपने साथ जुड़ने का ही होना चाहिए बस। हम्म। बाकी तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होता हाँ जी, हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, बाई प्रोडक्ट है। एक चीज शुरू करेंगे बाकी आ जाएंगे। बाकी एक चीज जो आपने अभी बताया ना कि भाई परिस्थिति और स्थिति, हालांकि आपने इसमें लिखा है कि भाई स्थिति जो है नैसर्गिक है, परिस्थिति और सांसारिक है, फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे आप और थोड़ा क्या होता है कि और जानकारी दें तो बेहतर होगा। पर शब्द जो है ना, जैसे परमात्मा भी कहते हैं, तो ये शब्द छोटा है, समझाने तक ही सीमित है। आत्मा परमात्मा पर आ गए ना यहाँ पे, ये शुरुआती दौर में तो ठीक है। परिस्थिति और स्थिति, स्थिति से मेरा मतलब है मन की स्थिति, और परिस्थिति का मतलब है जिसमें मन राजी नहीं है या है, यहाँ क्वेश्चन है। तो स्थिति का मतलब है हमें अपनी स्थिति में, यानी हमारा जो स्थिति वाला का मतलब है, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, वह है शांत, प्योर, मौन और अलर्ट। इनमें हम अगर हैं, हम अपनी स्थिति के अंदर हैं। इसको पंजाबी में कहावत भी है, या तो आप आपे में रहेंगे, आपे मतलब अपने अंदर, अपने आप, अपने पास बैठेंगे, अपने आप पास रहेंगे, आपे में रहेंगे, नहीं तो स्यापे में रहेंगे। अब स्यापे का मतलब होता है शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा जो भी है। आपा और स्यापा, अब इसको मैं ऐसे समझता हूँ भी, हम अगर स्थिति में रहेंगे, अपने मन की स्थिति को बिल्कुल नॉर्मल में रहेंगे, तो हम बिल्कुल खुश रहेंगे, हर प्रकार से हम नैसर्गिक रहेंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक गिफ्ट है, नैसर्गिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे, ये हमारी विरासत है कि हम लोग मौन रहें, शांत रहें, या जितना हो सके अपने। तो इसको क्या बोलिए। ऐसे ऐसे समझे कि भाई स्थिति जो है वो आत्मा की है, क्योंकि हम तो आत्मा है, और परिस्थिति जो है वो संसार की है। फिर तो इसको ऐसे ही समझना आसान रहेगा ना, स्थिति हाँ, तो मतलब आत्मा। आत्मिक भाव में रहना, मैं आत्मिक स्वरूप के अंदर हूँ। हम्म। और मन जो है उसी वक्त ठहर जाएगा, उसकी मौत हो जाती है, उसी वक्त ही हो जाती है, वो जिंदा ही नहीं रहता। जैसे ही हमें महसूस हुआ कि आई एम प्योर सोल, हम्म। बस मन गया, खत्म हो गया, तो फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो तो कनेक्शन जुड़ा रहता है ना। मन जुड़ा हुआ है संसार की गतिविधियों से, अपने से तो प्रभावित ही नहीं है, परमात्मा से कभी प्रभावित ही नहीं है। अगर परमात्मा से प्रभावित होता मन अधिकांश लोगों का, तो वो उसको बाहर नहीं ढूंढते। जहां जहां इनडिसिप्लिन है, वहां वहां उसकी खोज होती है। जहां जहां डिसिप्लिन है, नो नीड ऑफ दैट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, you in discipline way, no need to salute to anybody else. If you pollute your duty, then you have to salute to everybody. तो अपनी ड्यूटी क्या है, हम वास्तव में अपने स्वरूप को तो पहचान लें। मेन मुद्दा उसी पे टिका हुआ है, एनर्जी है हम, प्योर एनर्जी। इसमें तो एक बात और भी आती है ना, जो आत्मा के गुण हैं या जो स्थिति आपने बताई है, उसमें तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। अगर जैसे शांत है
या आनंद में है, खुश है, तो उसमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, कहाँ रहे? रिएक्शन तो सारा ही परिस्थिति में ही होता है, रिएक्शन तो स्थिति में होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्वीकार नहीं करते। फिर वहाँ पे कर्ता भाव आ जाता है, अहंकार का कई लेवल आ जाते हैं, तो फिर उसके अंदर काउंटर करना लग जाएगा, सफाई देगा, कुछ करेगा, वगैरह वगैरह। अगर वो शांत हो तो काफ़ी समस्या सोल्व हो जाती है। मान ले चलो मैं गलत ही हूँ, उसने मेरा गलत साबित कर दिया, कोई बात नहीं, मैं गलत वास्तव में नहीं हूँ, परंतु उसके थ्योरी में मैं गलत हूँ, तो कोई बात नहीं, पर मैं गलत नहीं हूँ, फिर स्वीकार कैसे करेंगे? फिर उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी दूसरे तरीके से समझाया जाए, जो बड़ा सरलता से है कि उसको मौन की भाषा से समझा दिया जाए, समझ जाएगा। नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, बात खत्म, क्या हो जाएगा उससे? हमारा नुकसान ही तो थोड़ा बहुत करेगा, तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी हमारी। चलो, और एक चीज मोनिता जी ने जो अभी कही थी कि भाई जब ईश्वर का जिक्र आता है तो नॉर्मली हम ऊपर देखते हैं, हम्म। तो इसमें मेरा मानना ये है कि जैसे पंच महाभूत भी है ना, जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे है, जो हल्का होते जाते हैं तो ऊपर उठते जाते हैं, और सही कह ईश्वर रहे तो उनसे भी हल्के हैं। तो हल्के होने पे तो ऊपर ही उठते हैं, भारी होने पे नीचे आते हैं। संसार नीचे है और उसमें भारीपन है, उसमें बंधन है, उसमें मुसीबतें हैं, और जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो हल्कापन है, उसमें सब चीजें हटती जाती हैं। तो सही कह हल्कापन रहे मतलब, ऐसा मेरा मानना है। आप बहुत अच्छा बाकी कह रहे हैं आप। भाई साहब, तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को लेके चलता हूँ। हम्म। आज की डेट में दो प्लेनेट हैं, एक बृहस्पति ग्रह और दूसरा मरकरी। बृहस्पति नवंबर से रेट्रोग्रेड चल रहा है, और मरकरी पिछले कुछ समय से चल रहा है। सबकी उम्र होती है, इसके बाद ठीक हो जाते हैं। ये रेट्रोग्रेड जब आते हैं कुंडली में बने होते हैं लोगों की, काफी दिनों से मैं अध्ययन कर रहा था इस बात पे, लोगों को देखता हूँ जब ये उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बने होते हैं, या इस वक्त जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको प्रेरित करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन गलत मान करके कुछ और कहानी बना लेते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। जब किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है तब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हम उन परिस्थितियों को काबू करना पसंद करते हैं, जिस वजह से जो अच्छे परिणाम आने वाले होते हैं उसमें कमी आ जाती है। मान लो किसी की ट्रांसफर हो गई, कोई सरकारी बंदा है, जॉब करता है, ट्रांसफर हो गई, अब वो उसको रुकवाना पसंद करेगा, क्योंकि वो फिक्स होना चाहता है, चेंज नहीं करना चाहता। कई उसके पर्सनल मैटर इन्वॉल्व हैं, पर ये भूल जाता है कि इस चेंज के बाद का जो परिणाम है वो इसके लिए कितना शानदार होगा, इसको नहीं पता, क्योंकि नैसर्गिक तरीके से ये हो रहा है। अगर किसी ने जानबूझ के भी किया है तो उसके मन में विचार डालने वाला तो यूनिवर्स ही है। तो हमें उसको एक्सेप्ट करके जैसा चाहे वैसा रहने दो, उसके परिणाम गजब के आएंगे। आप इस चीज़ को कभी भी अध्ययन करके शोध करके देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, आप जहाँ मर्जी भेज दो, मैं चला जाऊँगा। तो वो हम्म। लोग इसी प्रकार जीवन में जो बेचारे शॉपकीपर हैं, एक ही शहर में रह रहे हैं, उनके जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनके लिए होता है अभी उनको कुछ परिवर्तन करना है। कोई जगह बदलने का विचार बन रहा है, कोई मकान बदलने का बन रहा है, या ये कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए प्रेरणा मिल रही है। इसलिए अपने आप को इस वक्त तक जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके अच्छा सा करने का प्रयास करिए। तो प्रकृति में ये चीज़ें उनको मेडिटेशन की तरफ ले जाती हैं। अब मेडिटेशन को साधारणतः लोगों को पता भी नहीं है, पता है तो पूरा करते भी नहीं है। ये इन परिस्थितियों में न आने की वजह से उनके जीवन में बीमारियां और अव्यवस्था, अराजकता फैलनी शुरू हो जाती है। ये मेरे शोध के कुछ बिंदु बताए मैंने आपको, तो जो लोगों नहीं, का समाधान करते ये हैं। जो आपने बताया ना, मेरा तो हाँ, बोलिए। व्यक्तिगत अनुभव है कि जितने भी मेरे ट्रांसफर बाहर हुए, तो पहले तो लगते थे भी हाँ, बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ऑफिस भी ऐसे थे, लेकिन वो सबका अनुभव बहुत बेहतरीन रहा। और ये आपने प्रूव दूसरे, कर दिया इस बात को। हाँ, ये चीज मतलब सिद्ध होती है। दूसरे अगर हम स्वीकार्यता कर लेते हैं तो फिर हमें शायद कम ध्यान से भी ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि जो ध्यान से हमें लाभ मिलना था वो हमने पहले ही हमारे पास आ गया। हाँ। अब ध्यान करना सीखने के लिए भी तो वैसी प्लेनेटरी पोजीशन होनी चाहिए, ऐसे कर नहीं पाएंगे। पिछले जन्मों में मान लो आपने वॉयलिन बजाई हुई है, तो इस जन्म में आप वॉयलिन बजाने के लिए आतुर रहेंगे। अदरवाइज बोला जाए वॉयलिन बजा के दिखाओ तो नहीं बजा सकते आप, तो अनुभव नहीं है। आपका सुपर कंप्यूटर चेक करेगा किस जन्म में बनाई थी, नहीं बजी भाई, मेरे को बनाने बजानी नहीं आती।
आप कभी नोटिस करिए बच्चा कितना छोटा सा होता है, कुछ बहुत कुछ कर लेता है, वो लेकर के साथ उसके अनुभव लेके आया, वो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे आके के। चलिए, ठीक है भाई साहब, और सदस्यों से बात की जाए। आपका तो बात करके मजा आता है, थोड़ा सा और खुल के बात अच्छी से हो जाती है। और आपका हम देखा होगा ना, जैसे आप तो स्वीकार भाव में पहले से ही रहे हैं, आप जहाँ मर्जी भेज दो मुझे, मैं चलने को तैयार हूँ। ये शब्द जो है बड़ा कीमती है। ये मेरे पास लोग आते हैं ना जाके चला लेने के लिए। उससे अनुभव बहुत अच्छे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे दायरा बढ़ा, उससे अनेक अनेक लोगों से मिलना जुलना हुआ। आप भी तो उसी प्रोसेस के माध्यम से हमें मिले आप। हाँ, आपका देखिए, जब दिल्ली से जब गंगानगर आए, जनरली लोग अवॉइड करते हैं नहीं आना है मेरे को वहाँ पे तो आपने यहाँ ढंग से जिंदगी का पूरा कई आयाम स्थापित किए, कुछ अनुभव ले, आपने अपनी योग्यता के द्वारा काफ़ी कुछ लोगों के साथ में आपकी खुद को भी इम्प्रूवमेंट हुई। फिर यहाँ से आप फिर इंडस्ट्री में चले गए, फिर वहाँ चले गए। ये सारा जो खेल बना, आपने कभी चेक किया है तो इस बात को आपने स्वीकार किया, अच्छा से अच्छा होता गया, यानी उसकी जरूरत थी आपको, ऐसे बोला जाएगा। अब ऐसे कॉमन आदमी के लिए क्या है, एक आदमी कहता है मैंने काम यही करना है, अरे तो इस काम में कुछ इंप्रूवमेंट करिए, कुछ अपडेट करिए, इसको बोलते हैं अपडेशन। जैसे वो काम मैनुअल कर रहा है, अब इसको कंप्यूटराइज कर लीजिए। क्या आप परेशानियां बढ़ इसलिए रही हैं, परिस्थितियां पैदा इसलिए हुई है क्योंकि परिस्थिति चाहती, यूनिवर्स चाहता है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, कुछ इंप्लीमेंट करके नया करिए, तब आप सफल हो पाएंगे। पर उनके हाथ पड़ी नहीं, इसी में करना, मेरे पास स्कोप नहीं है, कई तरह के बहाने बन जाते हैं क्योंकि बेचारे को कुछ दिखता नहीं है। उस वक्त ये ध्यान करके कुछ समय अपने पे लगाया जाए तो उसको परिस्थितियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज का एक नया फार्मूला तैयार होते हुए अलग से पहचान बन जाएगी, मुझे इसमें जाना, आगे अपने आप यूनिवर्स उसकी मदद करेगा। पहला कदम उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। पहला कदम बढ़ाना मतलब ध्यान में बैठना, समय कुछ निर्धारित करना, कुछ पहला कदम। बाकी कदम तो खींच लेता है पूरा, एकदम से अट्रैक्ट कर लेता है उसको, एकदम से चुंबक खींच लेगा वो। तो ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ आपको। यानी हम उम्मीदें लगा के बैठ जाए तो गलत है, आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना, एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास शरीर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो पहला कदम यानी उसका सेल्फ मोटिवेशन, या किसी के द्वारा मोटिवेशन मिल जाए उसको, बहुत बड़ी बात है ये। तो कई लोगों के जिंदगी में दो शब्द कहीं सुनते हैं, अपने आप बदलने शुरू कर देते हैं। ताज़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे पास सज्जन आए, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था एमडी में, तो वो बड़ा रो रहा था एक प्रकार से, और 4-5 बार एग्जाम दिया, हो नहीं रहा था। बनना मुझे वही है, मुझे ये बनना है, यही बनना है, डॉक्टर इसी का बनना है। तो मैं तो बन ही नहीं सकता, कुंडली योग नहीं बनते। हाँ, कुछ और अच्छा हो सकता है इसके अलावा, पर शर्त यह है जो तो एक गलत एक्टिंग कर रहा है, खत्म कर दे आज के बाद, बिल्कुल सात्विक हो जा, कुछ नहीं खाए पिएगा, और परिणाम जब तक ना आए तब तक ऐसे हो जा। और कुछ 6-7 महीने बीते होंगे, मेरे को बड़ी खुशी से मिला, और उसके माता पिता ने ये और अच्छे, वो तो हुआ नहीं, और अच्छे तरीके से कहीं हो गए, गवर्नमेंट पोस्ट में चला गया। और मैंने जब पूछा, मैंने कहा वो पॉइंट था, कहते यस, उस दिन के बाद छोड़ दिया इसने, पता नहीं क्या जादू किया आपने। तो मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो बताया ये तेरी लाइन बनी, गलत फंसा हुआ है, रूपांतरण की रेखा बनी हुई है, रूपांतरित हो जाए, बात तो चेंज हो जाएगा। तो कहाँ बनना था उसने, हड्डियों का डॉक्टर, कहाँ बन गया वो, रेडियोलॉजिस्ट, सबसे टॉप है वो। तो ये चमत्कार में क्या होता है कि हमें अपने आप को बदलने में स्वीकार भाव नहीं आता, परिवर्तन के पीछे हम थोड़ा डरते रहते हैं। एक मानवीय कमजोरी भी है, एकदम से बोल दिया मकान छोड़ के उसमें चले जाओ तो बड़ा घबराहट खड़ी हो जाएगी, कैसे सामान बांधना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का देख रहे हैं जीवन में, देखिए मकान खराब होते जल्दी, या टूटने शुरू होते हैं, या गड़बड़ होती है, तो यूनिवर्स चाहता है इसको छोड़ के इससे अच्छे मकान में जाइए आप, और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है, क्योंकि संसार क्या पूरा पल पल बदलाव भी तो चल रहा है। अपने आप को उसमें, उस मुख्य धारा में अपने आप को वहां पे जोड़ना है, ना कि अपने आप वो जुड़ेगा, जोड़ना हमें होगा, रह गए तो पीछे रह गए। एक बात और भी है भाई, आपकी इन बातों से एक बात और भी स्पष्ट हो रही ना, या तो हम चलो ध्यान में बैठे है ना, पुराण पढ़ें, वेद पढ़ें, और या प्रकृति जो सिखा रही है हमें रोज खुली किताब की तरह, हम उनसे सीखें, तो हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, वो वहां से तो ज्ञान निरंतर बरस रहा है। ये बात आपने कितनी कीमती कह दी भाई, कुछ मत करो आप, जो हो रहा है उसी में आप मजे करो। चलो आप बने रहिए भाई साहब। और हमारे साथ छाया बहन जी जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट, हमें कुछ बात कहेंगे अपनी। छाया बहन जी,
आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। देखिए पहले तो लाइव हुई है, फिर अपनी वाणी से कुछ बताइए विशेष। देखो अब लंबी वार्तालाप चल रही है, आपने सुना भी है देख वगैरह, बोलिए क्या हाँ, कहते परिपक्व भाई साहब की हम सोचते हैं कि हम परिपक्व हो गए, जो पिछले 4-5 साल में हमें जो परिवर्तन आया है। हैं? तो मैं अपने संदर्भ में बता सकती हूँ कि मुझे लगता है अपरिपक्व होना क्या है कि हम मृत्यु से डरते हैं, हमें क्या डर बात। लगता है मृत्यु से। सही है। और परिपक्व होना है कि जन्म की तरह मृत्यु भी केवल एक पड़ाव है, ये समझ आना, ये परिपक्व होना होता है। अ, एक समय था कि जब मृत्यु से ऐसे लगता था कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं सोचनी, ये नहीं करनी। अब लगता है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि अब आपको हर काम करते हुए केवल यही याद रखना है कि आपकी मृत्यु होनी है। तो आपका जीवन जीने का जो नजरिया है, आपका हर कर्म करने का, कुछ सोचने का, कुछ बोलने का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले हम, जैसे मैं कोई चीज़ है मुझे बड़ा पसंद होती थी, कहीं से कोई चीज़ अच्छी लगी मैं ले आई, वो टूट जाती थी, खो जाती थी, तो मन खराब होता था कि अरे मैं इतनी मुश्किल लेकर आई, दोबारा वहां थोड़ी जाएंगे ये लेने। अब कोई चीज़ है, अगर वो टूट गई है, खो गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लगता है कि नहीं, चीज़ है तो वो टूटेगी ही। उसकी एक्सपायरी उसको डेट है। एक्सपायरी डेट। और सबसे बड़ा जो मुझे समझ आई, जिस चीज को मैं अपने दिमाग में हर वक्त रखती हूँ, कि जो भी चीज मेरे आसपास है या हम सामान इकट्ठा करते हैं, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे लिए है। उसको मैं कितनी इंपॉर्टेंस देती हूँ। आज जो चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे मृत्यु के बाद दूसरे के लिए वो इतनी अर्थहीन हो जाएगी, शायद वो 2-4 दिन बाद उसको किसी को भी दे देंगे या उनके लिए यूजलेस है। और हम उन्हीं चीजों को संभाल के इतना रखना चाहते हैं। हर किसी को बोलना करना, सोचने का तरीका इतना बदल गया है कि किसी से नाराजगी होना, कोई आपके, हमारे जो रिलेशन है ये टेम्परेरी है, ये चीज समझ आना। और जीवन भी, ये जो आयु है, आयु भी टेम्परेरी है। और मृत्यु को याद रखते हुए अपना हर काम करना, उससे बहुत क्या है सुंदर। कि आपका सोचने का, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो मतलब हमें बहुत बड़ी लगती है, जिन एक समय था जो हमें लगता था ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बड़ी तकलीफ है, इस चीज से वो बहुत छोटी लगने लगती है। आपका नजरिया इतना बदल जाता है कि आप अकेलेपन में आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं। बहुत आपको लगता सुंदर। है मुझे कुछ करने के लिए, मुझे कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत किसी को ये नहीं चाहिए कि अगर वो साथ खड़े होंगे तो मैं ये कर सकती हूँ। वो फीलिंग खत्म हो जाती है। ये लगता है कि मुझे ऐसे, कल भी काम करते हुए एक विचार आया कि जैसे सोते मैं काम करते हुए मुझे एकदम से थॉट आया कि ये शरीर, हम ईश्वर की बात करते हैं कि हम उसकी बात भी क्या कर सकते हैं हम, कि हमारे बॉडी का हर सेल जिंदा है, अलग फंक्शन कर रखा है। इतनी डीप स्टडी कि आज तक हम पूरी तरह अपने शरीर को ही नहीं समझ पाए। तो वो जो क्रिएटर है, जो चीज है, वो मुझे लगता है कि उसको समझना या उसको समझने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। हमारा केवल ध्येय ये है कि हम मरने से डरते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि जिंदा होने का अर्थ क्या होता है, क्या जीवित बात। होने का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर। हम बहुत जीवित है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम जीवित है तो हम कर क्या रहे, कि हम किस चीज के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी व्यक्ति हमें कहीं भी मिला है, थोड़ी देर के लिए मिला है, तो वो अकारण नहीं मिला, कोई ना कोई रीजन है उसका। तो इस चीज को समझ के अपना हर कर्म करना, अपना बिहेव करना, कि आज मेरे पास कोई चीज है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे लगता है कि उस वस्तु की मेरे से ज्यादा किसी और को जरूरत है, तो मैं उसको उस तरह से इस्तेमाल करना पसंद करूंगी। ये नहीं कि मेरे पैसे लगे हैं तो ये मेरी चीज है। लोगों का मैंने लगाव देखा है कि पैसे लगे हैं तो कोई चीज है तो आप उसको संभाल के रखो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी कितनी छोटी बड़ी चीज है, उससे आपका मोह नहीं रहता। आपको लगता है उसकी जहां ज्यादा जरूरत है वो चीज वहां पर होनी चाहिए।
अगर हम देखते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है लेकिन वो सामने वाले के अधिक उसको ज़रूरत है करे, तो वो मेरे पास रखे होने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसको क्यों संभाल के रख रही हूँ? सही है। हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम परिवार में रहते हैं तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी, मुझे लगता है कि मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी कि जो लोग हमसे दूर होते हैं हम उनको ज़्यादा महसूस करते हैं, उनके फीलिंग्स को, और जो हमारे जितने करीब होते हैं उनको नहीं हम इतनी भावनाओं को समझ पाते। हम हमेशा जजमेंट होता है, हम दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग एक घर में हमारे साथ रहते हैं हम उनकी भावनाएं नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उनको, हमें लगता है कहीं ना कहीं हम ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, भाई है, पति है, तो हम उनको वैसे लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, हम केवल उनसे कुछ चाहते हैं। क्या बात है। लेकिन हमारा पहला फर्ज ये होता है कि हमें अपने परिवार में, जबकि जो सबसे पहले समझने का करने का होता है, हम वहां, आज मैं इस परिवार में, इस, अगर मैं किसी की माँ या बेटी हूँ, कुछ भी हूँ, तो क्यों हूँ, इसको समझना कि क्यों हूँ, कोई कारण है, तो उस चीज को, अपने आप को उस वे में अपने आप को रखना, आपका बिहेव, आपकी सोच और आपका कर्म उसके अकॉर्डिंग होना, मुझे लगता है इससे ये परिपक्वता मेरे में आई है 5 सालों में। मेरा एक्सपेक्टेशंस खत्म हुई हैं। खत्म क्या, मुझे लगता था, समझ नहीं आता था कि एक्सपेक्टेशन क्या चीज है। भाई एक्सपेक्टेशन तो होती है, हम परिवार में हैं। अब समझ आया एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। ये इंसान की कमजोरी है, एक्सपेक्टेशंस करना, ये एक वीकनेस है हमारी। और केवल अपने आप पे ध्यान देखिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, ये स्ट्रेंथ है। अब ये हमारी चॉइस होगी जीवन में कि हमें वीक अपने आप को बनाना है या हमें अपने आप को मजबूत रखना है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, गीवर सबसे पहले घर से शुरू होना चाहिए, जो सबसे पहले आपके शब्द और आपके परिवार की मानसिक स्थिति होती है कि आपके परिवार की मानसिक स्थिति आपके कारण कैसी है। मुझे लगता है सबसे पहली ड्यूटी हमारे घर से शुरू होती है, और ये इसका पहले आता है कि मेरी स्थिति कैसे है, क्योंकि वही मैं दूसरों पर रिफ्लेक्ट करूंगी। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले काम तो हमें अपने आप पे करना है। सबसे अधिक सुधारने की जरूरत तो हमें अपने आप को है। और जैसे ही हम समझते हैं, हमें समझ आती है कि हम अपने आप को समझते हैं कि ये जो जीवन है इसको जीने का सही तरीका क्या है, तो हमारा बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। और आप अंदर से इतने रिलैक्स होते हैं कि आपकी शिकायतें धीरे धीरे खत्म होती होती एक समय ऐसे आता है कि अंदर से शिकायत निकलती नहीं है, नाराजगी ना कुछ रहती नहीं है, बहुत ज्यादा खुश दुख होना, मतलब कुछ भी है। मैं एक बात अपने लिए जो, और ये सब चीजें अपने से रिलेटेड आती है, मैं घर में कई बार बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपनी इच्छाओं के आगे। हमें हमेशा लगता है कि मेरे पास और पैसा आए, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए। लेकिन एक समय जब ये सब कुछ इतना नहीं था, तब कोई एक छोटी सी चीज जो खुशी देती थी, आज के समय में उससे बड़ी चीज भी वो खुशी नहीं देती। तो ये सब हासिल करने का अर्थ क्या है? हम ये हासिल करना चाहते हैं क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुशी के लिए बहुत कुछ, कोई बड़ी चीज नहीं होती। जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको कोई छोटी सी चीज भी मिल जाती है, बच्चों के पास, जिसके पास कुछ नहीं होता, तो वो कितने खुश होते हैं, और हमें उससे कितनी अधिक अच्छी चीज मिल जाए, हमें वो खुशी ही नहीं होती। ये मानसिक स्थिति आजकल एक कॉमन चीज है, क्योंकि ये है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसा हो, मेरे पास ये हो। तो जब हम इन सब से कहीं दूर हो जाते हैं ना, अपने से आप से जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत अर्थहीन चीजें हैं। हम खुशी जहां पर ढूंढ रहे हैं वहां पर खुशी नहीं है, वहां पर केवल एक मानसिक अवसाद है, खुशी नहीं है वहां पर। खुशी के लिए तो कुछ और चीजें बनी है, जिसके मुझे लगता है कभी कभी समझते समझते हम अपनी लाइफ का अधिकांश हिस्सा निकाल चुके होते हैं। तब हमें समझ आता है कि खुशी है क्या चीज। खुश होना, आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आप अपना समय क्या सोच के, क्या करके और किन के साथ व्यतीत कर रहे हैं, आपकी खुशी उससे जुड़ती है। और हम क्या करते हैं, मैं दूसरों को देखकर कि वो चीज ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करी है, या सभी यही कर रहे हैं तो जरूर खुशी इसी में होगी। हमें ये चीज बच्चों को, जो आजकल के बच्चों को ये अट्रैक्ट करती है। तो परिपक्वता अपने आप से, जब हम जितना अपने आप पे काम करते रहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना, एनर्जी केवल अपने आप पे लगा रहे हैं। जहां एनर्जी लगाएंगे वहीं सुधार होगा। क्या बात और है। जहां एनर्जी लग रही है हमारी,
वहां पे इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं जो आज हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं आज से 10 दिन बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मैं यही नहीं हूँ, नीचे तो जाने का है ही नहीं, क्योंकि हमने जो सीख लिया, जो चीज हमें समझ आ गई, एक बार सिर्फ समझ आने का खेल है। वो समझ कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी से जुड़ के हमारे कर्म तक आ गया, क्योंकि चॉइस तो मेरी हो गई ना कि मैं, अगर मुझे कोई चीज है कि मुझे अपना समय क्या सुन के व्यतीत करना है, वो मेरा कर्म हो गया। तो जो आज हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ 1 साल बाद मेरे में इससे ज्यादा परिपक्वता आए। और हम सब इस ग्रुप में हम सारे ही हैं, हम जब अपने विचार शेयर करते हैं तो हर बार हम सब एक दूसरे को थॉट के हमें कोई नई चीज सीखने को मिलती है, उससे हम पहले से बेहतर ही होते हैं। बहुत तो सुंदर है। मेरे लिए जीना, मेरे लिए अब जो मेरी लाइफ है वो मेरे ये हो गया कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बात घर पे भी बोलती हूँ कि जीवन बहुत छोटा सा पीरियड होता है, चाहे आप 80 या 90 साल के हो, बहुत छोटा पीरियड है। ये मैटर ये करता है कि आप ये सोच के चलिए कि मृत्यु तो होनी ही है, आप इसको मत भूलिए। आप ये याद रखिए कि मुझे जाना है, तो आपके क्या होगा, आप उस समय को बहुत अच्छे ढंग से यूज करेंगे। नहीं तो हम इस चीज से बहुत दूर हो जाते हैं, हम कुछ और चीजों में ही रहते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि मैंने 4 साल ऐसे निकाल दिए, 5 साल ऐसे निकाल दिए। आपको लगेगा कि आपका लाइफ का हर साल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होने का अर्थ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। बहुत ही सुंदर। बस भैया, एक बात बस देखने वही की बात है, है। हाँ 5 साल अपने को एक दो बातों पे ही, एक दो बिंदु पे चर्चा करते करते निकल गए, और अभी भी लगता है कुछ अधूरापन है, फाइनल नहीं हुआ। कारण क्या है कि ये जो समय निकलता है जीवन में, इन 6-7 दिनों में कुछ नई घटनाएं और घट जाती हैं। 7वें दिन बैठ के फिर चर्चा करते हैं अपने सत्संग के रूप में, तो इसको ऐसे बोला जाता है कि मन की थोड़ी बहुत जो मैल इकट्ठी हो जाती है ना 6 दिनों में, वो साबुन से साफ हो जाती है बार बार। तो मन, जो मैला मन है, वो धीरे धीरे करके स्वच्छ बनता जा रहा है, मन से सुमन बनता जा रहा है, और फिर अमन बन जाएगा, अमन। तो कुछ जब अभ्यास करेंगे तो वो उसकी प्रक्रिया में आ जाएगा। और निर्बाध गति से, खुले मन से जब बात सभी जने करते हैं स्वीकार भाव में, तो जो वातावरण बन रहा है, जो इसकी तरंगें निकल रही हैं, ऐसी ऐसी आत्माओं को वो अट्रैक्ट भी कर रही है। हमारे आसपास देखेंगे अदृश्य रूप से हर व्यक्ति के पास, जैसे आप हैं बोल रहे हैं, इतने और मेंबर बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं ये सुन रहे हैं, आवाज़ जा रही है, वाइब्रेशन में फैल रही है, ब्रह्मांड में जा रही है, वैसी वैसी आत्माएं भी सुन रही हैं, जो उनको भी एक सत्संग का सुनने का मजा मिलता है। उनके पास शरीर नहीं है, और जो तरंगों के माध्यम से थोड़ा बहुत फील करते हैं, उसका भी परिणाम हमें महसूस होता है। कैसे, जैसे हम फीलिंग करते हैं ना, बात करते खुशी फील कर रहे हो, तो ये उसका परिणाम है। पढ़ना लिखना सारा एक प्रकार की प्रक्रिया में चला जाता है। जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आपका व्यक्तिगत हो जाता है। तो जो मैंने अनुभव किया है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है अभी 5 सालों में, क्योंकि कुछ लिखने की प्रैक्टिस बढ़ गई तो हिंदी बड़ी अच्छी होगी, कुछ शब्द नए और आ गए, कुछ एक प्रकार का रिलैक्सेशन फील किया भी यार। कम से कम जो 1.5 घंटा है, हम अपने बहन भाइयों के बीच में जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं, उनके बीच में बैठ के एक दूसरे की बातों को, अनुभवों को सुनेंगे, और उनका भी कुछ मनोबल बढ़ेगा, कुछ उनसे मुझे प्रेरणा मिलेगी, ऐसा भाव लेकर के बैठते हैं, और परिणाम आपके सामने सकारात्मक आते हैं। हमारी वार्ता का मुख्य विषय अपने जो मूल स्वरूप की तरफ से है, उसी पे चल रहता है। उसके कई खंड हो सकते हैं, अलग अलग शब्द हो सकते हैं, और तो जो परिणाम आता है निकल करके, वो एक रिलैक्स देने वाला होता है। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इसके बाद आपको कितना रिलैक्स फील हुआ होगा, क्योंकि अंदर जो खुशी का माहौल था सारा फैला दिया आपने, और जो फैला रहे हैं लौट के वापस कई गुना आ जाता है। कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं भैया, लेकिन अब बस एक लाइन बोलूंगी कि अब मैं खुद सोचती हूँ, पहले मिरर देखती थी तो
मुझे ऐसा लगता था कभी भी ध्यान से देखा नहीं मैंने अपने आप को। अब मिरर देखती हूँ ना तो कुछ और ही ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है मैं अंदर से मैं अपने आप को देख रही हूँ। वो हाँ। अलग नजरिया है, वो कुछ और ओके, है जो बदल मतलब गया। मैं शब्दों में नहीं बता सकती। हाँ। अब मुझे ऐसा देखता है, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ थैंकफुली कि ठीक है, मतलब अब मेरा देखने का जो सही बताऊं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है क्योंकि हम हर किसी से बात नहीं कर सकते। मुझे ऐसे मैं देखती हूँ कि देखो मुझे ये शरीर मिला है इस हाँ। जन्म में, ये मिला है, कुछ और मिलेगा कैसे है तो थैंक यू, क्योंकि इस शरीर में मतलब मुझे इसने इतनी एनर्जी दी कि मैं सारा दिन इतना काम कर लेती हूँ और कितना कुछ ये मतलब अच्छा देख रही हूँ इस शरीर में, मतलब थैंकफुल कि इस शरीर में मैं हूँ और इस शरीर में होते हुए मैंने कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां की है, मैं कितना कुछ इन कानों से अच्छा अच्छा सुन रही हूँ, मेरी वो फीलिंग आती है। अब वो नहीं आती कि हम कुछ और देखते हैं, अब तो हम कुछ अपने आप को किसी और नजरिए से देखती हूँ जो बहुत अच्छा लगता देखिए, मैंने बहुत पहले एक बार कह चुका हूँ, दर्पण के रूप में संसार भी एक दर्पण है और हम दर्पण देखते हैं। शायद ही कोई बिरला बंदा होगा जो अपनी आंख बंद करके अपनी फोटो बना लेवे, अपनी तस्वीर बना लेवे। क्यों? अब बना लेंगे। कैसे? ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहता है। जब ध्यान हम अपने अंदर की तरफ लगाएंगे तो जिस प्रकार लोगों की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तस्वीरें बन जाती हैं आंखों के सामने बंद करके, अपनी तस्वीर क्या पूरे शरीर का एक्सरे आपके सामने आ जाएगा। पूरे शरीर का एक्सरे, यानी आंख बंद करते ही आहार नली से लेकर के पूरा आमाशय, हार्ट सारा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी जो आप बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो अंदर जा रही है, वो अंदर जा रही है धीरे धीरे। तो वो जहाँ जहाँ जा रही है ना, यकीन करिए वो पार्ट वगैरह सारे शुद्ध हो रहे हैं, उनमें कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन है वो भी खत्म होता चला जाएगा और आप प्रफुल्लित ही महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, वो वृद्धि वाली है, हमेशा एक्सपेंशन की है। अब एक्सपेंशन क्या है? जब हम किसी जगह पर एनर्जी लगाते हैं तो वो चीज़ में जीवंतता आ जाती है। अब जीवंतता लानी किस में? मरी बातों पे लानी है, भूले बिसरी यादों में लगानी है, या कुछ नई क्रिएशन में लगानी है? एनर्जी वही है। जहां एनर्जी लगाएंगे, जिस इंटेंशन से लगाएंगे, तो बेकार की यादें जिसमें मरे हुए सपने, मरी हुई चीजें हैं पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर एनर्जी लगाएंगे तो जागृत हो जाएंगी सारी। अच्छी बातों पे लगाएंगे तो अच्छी जागृत हो जाएंगी। वो एनर्जी उठा के अपने पे लगाएंगे तो हम जागृत हो जाएंगे। सीधा सा फार्मूला है, एनर्जी एक है। तो दिशा बदल गई उस एनर्जी को लगाने की। वेयर अटेंशन गोज, spiritual energy, soul energy will flow, and where energy flows things will grow। कन्फर्म है, वहाँ प्रोडक्शन होगी। तो जीवंतता और कुछ नहीं है। आप किसी पत्थर को बड़े गौर से देखते हैं, जैसे भक्त देखता है किसी मूर्ति को देखता है, उस पत्थर की जितनी गौर से देखता है उस पे उसकी आत्मशक्ति चली जाती है। तो यकीन करो उसका जीवंतता जो उसने वहाँ लगाई, और ऐसे हजारों लोग लगाते हैं, तो उस मूर्ति में रिफ्लेक्शन के तौर पे उनको कुछ शक्ति का एहसास होता है इको के रूप में, या उसके द्वारा उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तभी ये अर्थपूर्ण बन जाता है। पर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। वही एनर्जी अगर वो अपने जिंदा माता पिता पे लगाए, अपने बहन भाइयों पे लगाए, अपने रिश्तेदारों पे लगाए, वही एनर्जी सेम, तो उनमें जो जीवंतता थी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, उनके रिलेशन सुधर जाएंगे। और वही एनर्जी उठा के अपने पे लगाए तो खुद सुधर जाएंगे। अब देखो, बात तो सारी वही एनर्जी की है। तो 5 सालों का जो खेल चला आ रहा है, कई शब्दों से, कई तरह के वातावरण में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने इस लाइनों को फील करते जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये कारवां लंबा चलेगा सबके साथ। और इसमें सोनी जी का बड़ा रोल है। इन्होंने तो एक लाइन बोली थी, भाई साहब बंद मत कर देना, मैं अकेली तो जू आऊँगी। मैंने कहा भी ठीक है, एक ही बहुत है। नहीं तो मेरा शुरू में 4-6 महीने के बाद ऐसा था भी, मेरे को क्या करना है, मेरा पद पसर हो गया, मुझे तो बताना था। जब लॉकडाउन खत्म हो गया, बात खत्म। पर आप देख लीजिए, नए नए रूपांतरण में मुझे प्रेरणा मिली, चलो कुछ एस्ट्रोलॉजी भी बात कर लो, चलो मन पे तो ध्यान पे कर लो। करते करते अब ध्यान भी वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब ध्यान के प्रयोग शुरू हो गए और नई नई बातें चिंतन में आ गई। ये पता नहीं क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या करा रहा है। ये सारा सबके सहयोग से, सबका
एक पॉजिटिव नजरिया बनने से और नए तरीके से सुनने से, नए तरीके से बताने में, एक्सप्लेन करने में जो आपको मजा आता है, मैं और ज्यादा प्रफुल्लित होकर के प्रेरणा लेता हूँ। चलो मेरे को भी एक चांस मिल गया, करते हैं, इसका प्रयोग वहां होता तो और भी अच्छा लगता है। तो महावीर जी हमारे आदरणीय, मैं इनको ऐसे कहूँगा कि ये 96 में जब गंगानगर आए थे डीएम बन के, डिविजनल मैनेजर, तब से परिचय प्राप्त हुआ। और इनकी ऑनेस्टी, सादगी और इनकी जीवंतता इस बात पे मुझे प्रभावित करती थी, कितने सरल नेचर के और कितने सरल तरीके से अपने जीवन को उन्होंने, कार्यशैली को बढ़ाया। और ये मेरी ऑनेस्टी और कार्यशैली से प्रभावित थे। तो मैच कर गया ना मामला, मैच कर गया तो उससे क्या परिणाम निकला, ये डीजीएम तक बने और हमें संपर्क में रहे। और हर बार मुझे उन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया जितना इनकी क्षमताओं में था। और आज भी पूछते रहते हैं, तो कभी आते हैं घर पे भी ठहरने का प्रयास करते हैं, चलो मैं आपके साथ एक दिन रुकता हूँ। ये सादगी जो है, ये जो शालीनता है, ये हर जगह नहीं पाई जाती। मैं बहुत लोगों के संपर्क में रहता हूँ, तो जैसे कोई ख्याल आता है किसी के साथ, तो वैसा माहौल बनता जाता है। हमारी एनर्जी की जो क्वालिटी है ना, वही हमें प्रेरित करती है और सामने वाला उसको इंडोर्स कर देता है। बस काम खत्म हो गया, बन गया। कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं भैया, और कुछ नहीं। चलो शुभकामनाएं। अभी 5 मिनट पड़े हमारे पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीनाक्षी जी, वो कुछ बोलेंगे जरूर, रिएक्शन तो दे रहे हैं हम। मीनाक्षी जी, नमस्कार भाई जी। अब आज कुछ बोलना ही होगा आपको, तो बताइए क्या बोलूं, मैं क्या महावीर जी बोलूं? की बातों से भी सहमत हूँ, मोनिता जी की बातों से भी सहमत हूँ, छाया जी की से भी। आपको पता है कितने ट्रांसफर हुए लेकिन कभी झुके नहीं शर्मा जी। हाँ, और हमने वो तो मैं कहा कि जानता हूँ। हाँ, अनायासी, कभी सितंबर में, कभी दिसंबर में बच्चों को भी लेकर चल दिए। बीच में इधर सेशन रह गया, इधर सेशन शुरू किया, और सब इस यूनिवर्स ने अच्छा ही अच्छा किया जो भी किया। सबसे खास बात क्या है, लोगों की चिंता करते करते आपके चेहरे पे मैंने कभी उदासी नहीं देखी, हमेशा जी। मुस्कुराते देखे। और अपने बारे में भूल जाते थे, और मैं हमेशा याद दिलाता था अपने बारे में कुछ सोच लो। बस यही है कि सबकी सेवा बन रही है, वो कर रहे हैं। हम्म, बहुत ही प्यारे इंसान शर्मा जी, डॉक्टरेट किया हुआ है उन्होंने, और हाँ सेंट्रल फार्म के अंदर डायरेक्टर के पद तक गए शायद, और कई कुछ किया ऐसा जो कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देंगे आप? बस यही देंगे कि अपना कर्म सही करते जा रहे हैं, बस यूनिवर्स देगा फल जो भी देना है। फल तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, फल तो मिलता ही है, हाँ पर वो परिणाम क्या, जो क्वांटिटी है वो पता नहीं, हाँ, क्वालिटी है मालूम नहीं। वो सब कुछ बिल्कुल। पहले से जैसे हमारे पैरामीटर बने होते हैं वैसे हो जाता है, अच्छा ही होता है। हाँ जिस प्रकार का हमारा इंटेंशन होगा वैसे जी वैसे जी। बन जाएगा। इंटेंशन इसमें बड़ा सर्वोपरि है। संसार जो है हमारे शारीरिक कर्मों को देखता है, बिल्कुल इंटेंशन परमात्मा द्वारा स्थापित ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उनकी इमेज बनती है और परिणाम वैसे बनते हैं। जिस प्रकार के बिल्कुल। टेंशन वैसे कार्य, भाव जगत सारा है, संसार भाव जगत है। जी जी। भाव अच्छे हैं, सारे परिणाम अच्छे आएंगे। अभी भी जिसको जरूरत होती है वो फौरन बस मेरा ही नाम प्रस्तुत कर देता है। मैं भी कहती हूँ ठीक है भाई, कुछ हाँ, तो परमात्मा को लगा होगा जो तुमने मुझे पुकारा है। क्या चलिए। बात, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हम ना एक और मेंबर से बात करते हैं, नाम है गरिमा। इस प्रणाम बच्ची सर। ने, प्रणाम, इन बच्ची ने पीएचडी की है, अभी 7 दिन भी हुए होंगे। इसकी ख्वाहिश थी जल्दी से पीएचडी पूरी हो जाए, अब डॉक्टर बन गई है। अब देखने की बात यह है कि इनको 2 साल लगता हो गया है इस ग्रुप के अंदर। हाँ, 2 सालों में इनके जीवन ही बदल गया, सारा ही बदल गया। और एब्सोल्युटली सर। और बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, और मेरा बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर। मैं मेरे पास, मैं कैसे बोलूं। हम लोग को सिखाया गया है, स्कूल एजुकेशन हमारा मॉडर्न एजुकेशन रहा है, अंग्रेजी, लॉजिक, यही सब साइंस सीखा है। लेकिन अब जो स्पिरिचुअलिटी समझ आता है तो पता चलता है कि
कि कैलकुलेशन जो हमें सिखाई गई है ना ही सिर्फ प्रोफेशनली बट पर्सनल लाइफ में भी कैलकुलेटेड एफर्ट करना किसी के लिए, बहुत सुंदर, बहुत कि सुंदर। वो चीज सही नहीं है और वो चीज काम नहीं आई मेरे। जितना कैलकुलेट किया, जितना ज्यादा किसी से एक्सपेक्ट किया, जितना ज्यादा खुद भी उतना ही किया जितना वो डिजर्व करता है, जैसे तुम आई एम द जज। सो वो चीजें काम नहीं आ रही, उसको अनलर्न करने में काफी साल लगाए मैंने पहले तो, कि जो सीखा है पहले तो उसको खत्म करो, फिर नया साथ साथ आपने नॉलेज दिया और आपने हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखा इतने बिजी होते हुए भी। और मेरी उम्र आपसे इतनी छोटी होते हुए भी आपने मुझे इतना टाइम, इतना अटेंशन, इतना सिखाया। मैं उस चीज के लिए, थैंक यू इज सच अ स्मॉल वर्ड। बस फीलिंग्स भेज रही हूँ, वो आपके पास पहुंच जाए, यही कह सकती अरे हूँ। सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए क्या है कि आपके शब्दों में जो शालीनता आई है ना, जी 2 साल पहले नहीं बिल्कुल। थी। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि कांग्रेचुलेशन कहेंगे सभी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपको, कि आपने अपने मुकाम को अच्छे तरीके से हासिल कर लिया। थैंक यू सो मच। जीवन अब आपका रूपांतरित हो चुका है और 13 मार्च के बाद यानी बृहस्पति ग्रह ऑनलाइन होगा, जी उसके साथ जिंदगी आपके नए रूपांतरण की ओर बढ़ेगी। और जी ये साल आपके लिए एक्सेलेंट रहेगा, ये मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ हर कार्य में। तो ये सारा खेल बना हुआ था, वक्त पे आने पर पता लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लेके 2 साल पहले से परेशानियां लेने लग जाए, पता नहीं क्या होगा, ये जी होगा, मेरे साथ हुआ नहीं, ये वगैरह वगैरह, जो भी अक्सर प्रियोर घटना से पहले की जो जी स्थिति होती है उनको परिस्थितियां बोलते हैं। जी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी हमारे कंट्रोल में खुद की स्थिति को हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है, हमें उसको बिखरने नहीं देना। हम एक यूनिफॉर्म में रहें, यूनाइट में रहें खुद को। तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो गई, अब हो गई तो परिणाम अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो एनर्जी आ गई, एकाग्र हो गई, तो पढ़ाई करेंगे 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में हो जाएगी। ऐसा करते हुए जीवन को रूपांतरण शुरू होता है। तो रूपांतरण के क्षण आते हैं, जो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट इसी बात पे था, रूपांतरण वाला मैटर मुद्दा है, जो हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं है, बढ़ना चाहिए। अब जीवन में रूपांतरण ही होने हैं, तो ये रूपांतरण की तरफ हमें अवेयर हो जाते हैं, तो हमें सहर्ष स्वीकार भाव पैदा हो जाता है। फिर कुछ भी हो, गलत होगा ही नहीं। हम जी इंटरफेयर करके गलत कर देते हैं, परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं। चलो, आज का समय पूरा हो चुका और आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी थैंक यू। सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी के साथ, शुभकामनाओं के साथ शुभ भावनाएं। धन्यवाद। ताकि आपका जीवन सफल रहे। नेक्स्ट सप्ताह में कुछ विशेष टॉपिक के साथ जो चाहेगा वो होगा। आप अपना नया टॉपिक पुराना डाल दीजिए और अपने देखने विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सभी को प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति। मच। गरिमा को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच।